मैं रोहित शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज 29 मार्च के थर्ड शिफ्ट का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आइए, आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रश्न में आपको लिखा हुआ है कि यदि L अनुपात M इज इक्वल टू 3:5 और M रेशियो N इक्वल टू 2:3, तो N रेशियो L का मान ज्ञात करें। ठीक, आइए, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है कि L रेशियो M, और फिर उसी के आगे लिखा है M रेशियो N। मैं तीनों को एक साथ लिख लेता हूं। ठीक है, अब इन्होंने L रेशियो M हमको कितना दिया है, तो 3:5, मैंने ऐसे लिख लिया। और M रेशियो N हमको कितना दिया है, तो वो दिया है हमको 2:3। और हमसे पूछा क्या है, तो पूछा हमसे N रेशियो L। बहुत ध्यान से समझना। तो 5 के बगल में खाली जगह पड़ी है, तो 5 के बगल वाले में 5 और 2 के बगल वाले में 2। एक बात और ध्यान रखिए कि बीच में वही वैल्यू लिखते हैं जिसके 2 बार मान दिया हो। जैसे L रेशियो M में M आया था और M रेशियो N में भी M आया था, तो बीच में वो वैल्यू लिखो जिसके 2 बार मान दिए गए हैं। बात समझ पा रहे हो? अब इनका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। ठीक है, अब हमसे कह रहा है N रेशियो L। तो N का मान यहां पर दिया है 15 और L का मान दिया है 6। सिंप्लीफाई कर लें तो 3×5 = 15, 3 दूनी 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5:2। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है कि हल करें x + 2y × 2x - y। ये एक प्रकार से बीजगणितीय गुणनफल है और बड़े आसानी से इसे हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं, 6th-7th क्लास में पढ़ाया भी जाता है। तो कैसे गुणा करेंगे, तो इस 2x का गुणा इस x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। इस 2x का गुणा इस 2y के साथ करेंगे, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, और ये हो जाएगा 4xy। इस -y का गुणा इस x के साथ करेंगे तो माइनस का xy, और इस -y का गुणा इस प्लस के 2y से करेंगे तो माइनस का 2y²। अब बात समझ पाए? अब देखिए 4xy में एक xy सॉल्व हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² + 3xy - 2y²। ठीक है, तो इस प्रकार से जब इसको देखते हैं तो इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न में लिखा हुआ है कि 10, 11, 9, 11, 9 समूह का मानक विचलन ज्ञात करें। ठीक है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। मानक विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहला काम हम इसका समांतर माध्यता अर्थमेटिक मीन ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान कितना हो जाएगा भाई मेरे, ए का मान जरा इनको जोड़ो, तो 10 + 11 + 9 + 11 + 9, और जितनी संख्याएं उसका भाग दे दो तो ये हो जाएगा 50/5 अर्थात 10 हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो गया, 10। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 9 लिखा है, 10 लिखा और 11 लिखा, 3 ही अंक लिखे हैं, लेकिन वो 9 2 बार आया है, 11 2 बार आया है, तो जो जितनी बार आए वो उसकी बारंबारता होता है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ x की जगह सबसे पहले अंकों को लिख देते हैं, तो 9, 10, 11। अब बारंबारता का मतलब जो जितनी बार आए, तो 9 आया 2 बार, 10 आया तुम्हारा 1 बार और 11 आया 2 बार। ठीक, इसके बाद हम d लिखते हैं। d क्या है, तो d हमारा है x - a, अर्थात इस x से इस माध्य को घटा करके जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। तो 9 में से 10 घटाएंगे तो -1, 10 में से 10 घटाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, 11 में से 10 घटाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में हम d का स्क्वायर लिखते हैं, तो d का स्क्वायर अर्थात -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, +1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप और बढ़ते हैं,
तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर। सिग्मा एफ डी स्क्वायर क्या होता है, तो इनका और इनका गुणा, तो 1 और 0 का गुणा 0, 2 और 1 का गुणा आपका 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अर्थात मानक विचलन क्या होता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मानक विचलन। ठीक है, क्या होता है ये मानक विचलन, तो इसके लिए सिंपल सी बात है, अंडर रूट और इसको लिख देते हैं हम लोग सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। ये एफ डी स्क्वायर अर्थात सिग्मा का मतलब होता है एफ डी स्क्वायर का जो भी है पर्टिकुलर, उसका पूरा योग चाहिए, सम चाहिए। तो इनका इनका योग कितना हो जाएगा, 4। तो इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, 2। तो इसको हम लिख सकते हैं पर्टिकुलर अपने दृष्टिकोण से कि सिग्मा एफ बराबर 5। अब हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4 अपॉन 5, और सॉल्व कर देंगे तो ये बचेगा 2 अपॉन अंडर रूट 5। क्लियर है। 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम और 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए। यदि प्रत्येक में से 1/2, 1/3 और 1/4 बेच दिए गए तो कुल कितने फल बाकी बचे। ठीक है, आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो 10 दर्जन सेब, सबसे पहले सेब, आम और संतरा, सेब, आम और संतरा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये है तुम्हारा 10 दर्जन, ये है 15 दर्जन और ये है 20 दर्जन। इसका 1/2 हिस्सा बिक गया। 1/2, 10 का 1/2 कितना होता है, तो 10 का 1/2 निकालेंगे तो ये आएगा 5, अर्थात 10 में से 5 दर्जन बिक गया, तो बचा कितना, 5 दर्जन। इसी तरीके से इसका 1/3 दर्जन बिक गया, तो 3 × 15, अर्थात इसका कितना बिका, तो इसका भी बिक गया 5 दर्जन, तो बचा कितना, 10 दर्जन। और इसका 1/4 दर्जन बिक गया संतरे का, तो 1/4 निकाल देंगे तो आएगा कितना, 5, अर्थात 20 में से 5 दर्जन अगर बिक जाएगा तो कितना बचेगा, 15 दर्जन। टोटल अभी कितना माल बचा, तो ये माल बचा हमारे पास 30 दर्जन। 30 दर्जन को हम लिख सकते हैं 30 × 12, अर्थात 360 फल। तो कितने फल अभी नहीं बिके हैं, बाकी रह गए हैं 360। ठीक है, कि s+2 का होल क्यूब सॉल्व करें। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दें तो ये सिंपल सा एक प्रकार के फार्मूले का एक्सपेंशन है। नॉर्मली एक फार्मूला होता है, जैसे आपका फार्मूला होता है कि a + b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो यहाँ a की जगह s लिखा हुआ है और b की जगह 2 लिखा हुआ है, बस, और कोई चेंजेस नहीं है। आप इसको अगर खोल के लिखना चाहें तो आपको मैं बता दूं, आप यही लिख लीजिए, s की जगह s³, 2 की जगह 2 का क्यूब +3, फिर इसके बाद s × 2 ब्रैकेट में s + 2। ठीक है, आप इसको और आगे सॉल्व करें, मैं इधर आगे लिख ले रहा हूं, s का क्यूब तो s का क्यूब ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6s। 6s का गुणा अंदर करेंगे तो 6s², और 6s का गुणा यहां करेंगे तो प्लस का 12s। सही महीने में इसका उत्तर हो जाएगा s³ + 6s² + 12s + 8। समझ पा रहे बात को, कि इन आंकड़ों को माध्य तथा बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, हमको क्या क्या निकालना है, तो हमको एक तो निकालना है इसका माध्य निकालना है भाई मेरे, माध्य मतलब मीन, और दूसरा निकालना है बहुलक। बहुलक मतलब मोड। अच्छा, आपको मीन मीडियन मोड में अलग से भी इसको पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी आप सवाल पर हैं तो जितना सवाल की डिमांड है उतना ही समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो माध्य, माध्य क्या है, मतलब मैंने पहले बताया, माध्य मतलब औसत। आप माध्य का ना समझ लीजिएगा, आप कुछ लोग इसको क्या करेंगे, अरेंज करने लगेंगे, टाइम वेस्टिंग काम नहीं करना। आपको माध्य का मतलब इसका सीधा सीधा औसत निकालना है। औसत कैसे निकलता है, तो सबको जोड़ो, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 और 1 22, 22 9
31 और 9 40, फिर 42, 43 में अगर हम 9 और ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 52। अगर हम 4 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56। और कितनी संख्याएं हैं तो ये टोटल है आपकी 14 है। सॉल्व कर देंगे तो 14 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, अर्थात इसका माध्य कितना हो गया 4। अब बात करेंगे बहुलक। बहुलक का मतलब कौन सा नंबर कितनी बार आया, बहुत बार आया। बहुलक मतलब मोड, कितनी बार आया। ठीक है, तो कितनी बार आया आओ देखते हैं। हमें सबसे पहले तो यहां जरा 1 पे नजर डाल लेनी चाहिए। तो 1 हमारा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो 5 बार तो हमको 1 मिल गया। ठीक है, ये हमको मिला 5 बार। फिर इसके बाद हमको 9 भी काफी दिख रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो जो 9 है वो भी 4 बार है, और 9 नहीं हो सकता, 2 को देखा तो 1 2 3 ही है। तो कुल मिलाकर के जो ज्यादा बार आए वही बहुलक होता है। तो यहाँ ज्यादा बार क्या आया है 1 आएगा, अर्थात इसका बहुलक कितना होगा 1 होगा। समझ पाए बात को। लिखा हुआ है यदि 4x + 5y बराबर 14 एंड x - 5y बराबर 16 तो x + y का मान क्या होगा। ठीक है, आइए x + y का मान हम लोग निकालते हैं। ये मेथड हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, 7th 8th में खूब पढ़ाया जाता था। कैसे निकालेंगे तो सिंपली देखते हैं किसके कोफिशिएंट बराबर है। तो यहाँ संयोग से मुझे 5 मिल भी गए y के, और हमें ये ऐसे रखने होते कट जाए। तो यहाँ ऑलरेडी ये अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट आपके सिंबल है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये तो कट जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, सिंपली हमें ये कैंसिल हो गया। इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5x, और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30। तो x = 30/5 मान आ जाएगा 6। तो x का मान आ गया 6। अब इस 6 की वैल्यू किसी एक जगह रख लेनी है। ठीक है, चलिए मैंने सेकंड इक्वेशन में रख लिया। तो 6 - 5y बराबर 16 सॉल्व करेंगे तो ये आपका 6 उस तरफ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 5y बराबर 16 - 6, तो ये माइनस का 5y बराबर 10 डिवाइड करेंगे तो y = 10/- का 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा -2। तो x का मान यहां पर आ जाएगा 6 और y का मान आ जाएगा -2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। लिखा हुआ 2.5 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य 300 रुपए, तो प्रत्येक सेब को 15 रुपए में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 2.5 दर्जन का मतलब समझते हैं क्या होता है। 2.5 दर्जन इस तरीके से लिखा हुआ है। 1 दर्जन में 12 होते हैं, 2 दर्जन में 24 हो जाएंगे, और आधा दर्जन में 6 और तो 30 हो जाएंगे। तो 2.5 दर्जन का मतलब ही हो गया 30 सेब। और 30 सेब का क्रय मूल्य अगर 300 रुपए है, तो इसका मतलब हो जाएगा एक सेब कितने का होगा। तो एक सेब हो जाएगा भाई मेरे 300/3, अर्थात 100 रुपए का हो जाएगा। सॉरी, आपका एक सेब हो जाएगा 10 रुपए का। अब अगर एक सेब 10 रुपए का आप खरीद रहे हैं और एक सेब आप बेचेंगे, जब आप उसको विक्रय करेंगे आपके सवाल के अकॉर्डिंग, तो आप कितने का विक्रय कर रहे हैं 15 रुपए का। 10 रुपए का खरीद के 15 रुपए का बेचेंगे तो 5 रुपए का लाभ होगा। कितने में से 10 में से, तो गुणे 100, फाइनली उत्तर आ जाएगा 50%। तो कितने का लाभ हो जाएगा 50% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है, यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है, तो भैया अभाज्य संख्या धनात्मक तो होगा ही होगा। इसका कोई भाजक नहीं है, तो भाजक कोई नहीं है, ये तो गलत है। अभाज्य संख्या के बारे में बता दें तो अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, तो आपको मैं बता दूं अभाज्य संख्या आपकी होती है, तो अभाज्य संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, फैक्टर हों। ठीक है, 2 गुणनखंड हों। कौन कौन से होने चाहिए, तो वो स्वयं संख्या तथा 1। अच्छा, स्वयं संख्या जैसे मान लीजिए 5, तो 5 में एक तो संख्या 5, दूसरा 1। 7 ले लें तो 7 में एक संख्या 7, दूसरा 1। क्लियर है। तो यहां पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से
2,000 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता तो दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर कितना होता। ठीक है, 2 साल का साधारण ब्याज 2,000 रुपए। ठीक है, अब अगर 2 साल का साधारण ब्याज 2,000 रुपए है तो पहले साल का ब्याज 1,000 रुपए हुआ होगा और दूसरे साल का भी ब्याज 1,000 रुपए हुआ होगा। ठीक है, अब 1,000 पर भी हमको जो है दोबारा ब्याज अगर मिलेगा, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तो 1,000 का 10% कितना होता है, 100 रुपए। यही तुम्हारा शेष अंतर बनाएगा, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हारा हो जाएगा 2,100 रुपए। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये प्रश्न हमारे अभिषेक जी ने पूछा है, अभिषेक श्रीवास्तव जी ने कमेंट करके, तो मैंने कहा कि चलो उसे बीच में ले लेता हूं। बढ़िया प्रश्न है और ज्योमेट्री का एक अच्छे स्तर का प्रश्न है। ठीक है, तो उस प्रश्न में लिखा है कि ट्रायंगल ABC में एंगल इज 90 डिग्री, ए 90 अंश है। फिर बोला गया है कि ए इज परपेंडिकुलर टू डी, तो एडी एक रेखा खींची जाती है जो बीसी पर 90 अंश पर बनाती है। फिर इसके बाद ए से एक लाइन बीसी पर खींची जाती है जो बीसी के मध्य बिंदु एम पर मिलती है। ठीक, तो एडी और एएम दो रेखाएं हैं जो बीसी पर मिलती हैं, लेकिन एडी 90 अंश का कोण बनाती है और एएम क्या है, मध्य बिंदु पर मिलती है। फिर आगे बताया गया है कि एबी का मान 9 है और आपका बीसी का मान 15 है, तो मुझे एडी रेशियो एएम का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो मैंने भी देखिए चित्र बनाया है एबीसी, इसमें मैंने देखिए एडी को परपेंडिकुलर दिखा दिया और यहां से एई को मध्य बिंदु बना दिया। ठीक है, ये 9 है, ये 15 है, तो पाइथागोरस के नियम के हिसाब से ये 12 हो जाएगा। क्लियर, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि एडी रेशियो आपका एई मुझे फाइंड आउट करना है, ये कितना होगा। एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें बना होता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश होता है, तो अगर हम अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश बना लें तो यहां से ये हो जाएगा आपका, इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें, इसको सी बोल दें। ठीक है, और ये मध्य बिंदु यहां पर मिला लें तो ये एम बोल दें। तो आप देखेंगे ए बी रेडियस और ए बी रेडियस। क्लियर, एई भी रेडियस की तरीके काम कर रही होगी, ईबी भी रेडियस की तरीके काम कर रही होगी और ईसी भी रेडियस की तरह काम कर रही होंगी, अर्थात तीनों के मान बराबर होंगे। तो यहाँ पर एई का मान हो जाएगा BC/2, तो एई का मान कितना हो जाएगा, 15/2। नोट कर लीजिए। फिर थोड़ा सा बात को आगे समझते हैं। ठीक, क्योंकि इतने सभी बात नहीं पूरी, अभी तो हमारी एक ही बात पूरी हुई, आगे बढ़ते हैं इसको। अब हमको एई का मान तो 15/2 पता चल गया है, मैं इसे यहां लिख ले रहा हूं, एई का मान 15/2 मुझे पता है। लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो मैंने आपको एक बात और बता दें कि ट्रायंगल में ज्योमेट्री के लिए ये प्रॉपर्टी जरूर ध्यान रखें। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू, और ये जहां 90 अंश मिली है BD, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। इसी तरीके से AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा BC इंटू CD, ये जहां मिली है ये हो जाएगी, और AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों चीजें जहां मिलती हैं, तो ये दोनों चीजें कहां मिलती हैं, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। अब हमको AD का मान चाहिए भैया, तो AD का मान चाहिए तो नीचे वाली तो प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन नीचे वाली प्रॉपर्टी में BD और CD दोनों चाहिए, ना तो BD पता ना तो CD पता। कम से कम एक पता हो तो उसको 15 में घटा करके दूसरा भी निकाला जा सकता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी उठा लेते हैं, ये वाली AB वाली प्रॉपर्टी उठाते हैं, तो यहां लिखते हैं 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू, BC का मान 15 लिखा हुआ है और आपका BD का मान मुझे नहीं पता, तो BD बराबर हो जाएगा 81/15, 3 से काट देंगे 27/5। अब देखिए हमें अगर CD का मान पता करना हो तो क्या करेंगे, 15 में से 27/5 घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 बना 75, 75 में 27 घटा लेंगे 48/5। अब हमसे एक फार्मूला है यहाँ से कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला BD इंटू CD, तो BD का मान है 27/5 और CD का मान है 48/5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो AD बराबर आ जाएगा 36/5। क्लियर,
अब एडी का मान 36/5 है और एई का मान 15/2 है, उठा करके यहां पर रख लेंगे तो ये हो जाएगा 36/5 रेशियो 15/2। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं, इतना समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर हम इसे सॉल्व करने जाएं तो ये हो जाएगा 36 दूनी 72 और ये हो जाएगा 15×5 = 75। सिंप्लीफाई कर लेंगे 3 से, तो 3 से हो जाएगा तो 24:25। तो एडी रेशियो एई का मान हो जाएगा 24:25। ठीक है, P + Q बराबर 2P - Q, 2 ब्रैकेट में P - Q। तो Q का मान 10 दिया है तो P का मान ज्ञात करें। एकदम सहज और आसान सा सवाल। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हमको Q का मान उसने 10 दे दिया तो Q का मान उठा करके रख लेते हैं। तो P + 10 बराबर 2P - 10। अंदर सॉल्व करेंगे तो P + 10 बराबर 2P - 20 और इधर इसको ले जाएंगे तो 10 + 20 बराबर 2P - P। तो P बराबर 30। क्लियर है? फाइनली इसका उत्तर हो जाएगा 30, P का मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। लिखा हुआ है 10 ब्रैकेट में माइनस का 405 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको लिखा हुआ प्रश्न तो ये लिखा है 10 माइनस का 405 डिग्री का मान क्या होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपने 10th क्लास में ये चीज पढ़ी होगी कि ASTC। ठीक, ASTC। अब ASTC का मतलब, यहां S का मतलब है साइन एंड कोसेक, इसका अपोजिट। A का मतलब आल, T का मतलब टेन एंड कोट और यहां पर कॉस एंड सेक। ये जब इस कोऑर्डिनेट में आएंगे तो पॉजिटिव होंगे। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ये 90 डिग्री बनाता है, ये 180 डिग्री बनाता है, ये 270 डिग्री बनाता है और ये 360 डिग्री बनाता है, या इसी को तुम 0 डिग्री भी बोल सकते हो। ये 360 डिग्री बनाता है या इसी को तुम 0 डिग्री भी बोल सकते हो। क्लियर? अब थोड़ा सा बुद्धिमानी का परिचय दो। हमारा लिखा है 405, भैया 360 से ज्यादा होता नहीं है, तुम दिखे बैठे हो 405। तो सबसे पहला काम कि 405 में से हम 360 घटा लें तो हमको पता चला उत्तर आया हमारा 45। ठीक है, इसका मतलब हम दूसरे शब्दों में इसको लिख सकते हैं 10 माइनस का 405 बराबर 10 माइनस का 45 डिग्री। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे सर ये माइनस कैसे 45 हो गया यार? अरे भैया ये माइनस का मतलब ये है किसी संख्या को 0 से घटाएंगे तो क्या लिखेंगे? मान लीजिए हमने 0 से 10 घटाया तो लिखेंगे 0 - 10 या माइनस का 10। तो इन्होंने 0 नहीं लिखना जरूरी समझा, 0 कहें या 360 डिग्री का एक ही बात है। तो इसको एक तरीके से लिख सकते थे 10 0 - 45 डिग्री, या इसको लिख सकते थे 10 360 - 45। अब बात को देखिए, आपके समझ में आ रही होगी। 360 - 45 अर्थात तीसरा चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश में 10 का मान माइनस होगा, क्योंकि इसका मान हो जाएगा माइनस का 10 45 डिग्री। आपको 10 45 का मान पता होगा तो 10 45 का मान होता है 1 और यहां पर उत्तर आएगा -1। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न दिखाई दे रहा होगा 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। ठीक है, तो 360 तथा 450, तो देख लेते हैं 360 तथा 450। अब सबसे बड़ा गुणनखंड भैया इनका HCF होता है। ठीक है, HCF के अलावा कोई बड़ा गुणनखंड नहीं है। अब ऑप्शन हल करें, कैसे हल करें? तो आप देखते हैं कि इनका सबका HCF आप निकाल लीजिए, भाग विधि लगा लीजिए। भाई भाग विधि लगाना चाहे तो एक बार गया, ये हो गया 360, इसको घटाएंगे तो ये 0, ये हो जाएगा 90, 90 से 360 फिर से सॉल्व हो गया और ये 4 टाइम चला गया, तो इसका उत्तर तो तुम्हारा बन गया जाकर के 90। तो HCF आपका 90 बना, इसका मतलब सबसे बड़ा गुणनखंड भी क्या बनेगा? 90 ही बनेगा।
यदि एक व्यक्ति 30% लाभ से एक वस्तु 1300 रुपए में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 30% लाभ से, 30% लाभ का मतलब यह हुआ 1300 रुपए की जब वो बेच रहा है तो 30% का लाभ हो रहा है अर्थात 130। तो 1300 अगर अपने आप में 130 है तो 100% कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 रुपए। तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 1000 रुपए। हमें एक चार्ट दिया गया है जिसमें छात्रों के S1, S2, S3 व S4 के भौतिक तथा रसायन शास्त्र के अंकों को दर्शा रहा है और बार चार्ट पर विचार करते हुए हमें जवाब देना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि सभी छात्रों के रसायन शास्त्र व भौतिकी के कुल प्रतिशत अंकों का अनुपात। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले रसायन के अंकों को देखें। तो रसायन के अंक 85, 55, 55 और 80 लिखे हुए हैं और भौतिकी के कितने लिखे हुए हैं, तो 95, 65, 75 और 75। आइए इनको जोड़ लेते हैं। अब जोड़ते हैं तो यह हो गया आपका 5 और ये 8, 16, 5, 21 और 8, 29, 29 और 1, 30 और ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 15, 15, 7, 22, 22, 29, 310। अब हमारे सवाल में लिखा हुआ है कि रसायन और भौतिकी का अनुपात, और जो ऑप्शन लिखे हैं वो परसेंटेज में लिखे हुए हैं। तो परेशान नहीं होना है। हम आपसे कहें 4:5 या 4/5 गुणे 100 बराबर 80%। तो ये दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, अगर हम इनका अनुपात लेते हैं तो 305:310 लिख लें और या इनको प्रतिशत में लिखना चाहें तो 305/310 गुणे 100। सॉल्व कर दे इसको। तो अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो सबसे पहला काम ये 5 से कट जाएगा, 5 से 30, 5 से 5 और ये 5 से 30, 5 से 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 98.3%। तो लगभग 98% इसका सही उत्तर हो जाएगा। कि छात्र S2 का S4 से दोनों विषयों में कुल अंकों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो आपको S2 के फिजिक्स और केमिस्ट्री और आपके S4 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंकों को जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो ये आपके हो जाएंगे, आपका हो जाएगा 150 और इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 155। आपको अनुपात निकालना है, 5 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 31। तो 30:31 कह लीजिए या 30/31 कह लीजिए। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि छात्र S3 का S1 के भौतिक में कुल अंकों का अनुपात ज्ञात करें। तो S3 और S1, तो S3 के भौतिक में 75 है और S1 के 95 है। ठीक है, तो S3 और S1, तो S3 और S1 के भौतिक में अनुपात चाहिए तो ये 75 है और ये 95 है। रेशियो बना लेते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15:19। आप इसको लिख सकते हैं 15/19। क्लियर है। 9 औरतें एक कार्य को 50 दिन में पूरा करती हैं। यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाएं तो यह कार्य कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो M1D1 वाला फार्मूला लगेगा। M1D1 H1/W1 इज इक्वल टू N2D2 H2/W2। तो यहाँ 9 औरतें किसी काम को 50 दिन में करती हैं। देखिए, हमको घंटे नहीं दिए और काम नहीं दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। और 6 औरतें बढ़ा दी जाए तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 औरतें हो जाएंगी। कितने दिन तक काम, कितने दिन में कर लेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। तो 3 त्रिका 9, 3 से काट दिया 5, 5 से काट दिया 10। तो अब उन्हें काम करने में 30 दिन लगेंगे। हमारा प्रश्न यह है कि पहले से कितने दिन कम लगेंगे। तो पहले 50 दिन लगते थे, अब 30 दिन कम लगते हैं, अर्थात अब हमको 20 दिन कम लगेंगे। ठीक, पहले 50 दिन लगते थे, अब 30 दिन लगते हैं, तो कितने दिन कम लगेंगे, तो 20 दिन कम लगेंगे। ठीक है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो वर्ग, आपको बता दें, वर्ग एक ऐसी संरचना है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा उसके बीच का कोण भी 90 अंश होना चाहिए। ठीक है,
तो अगर 90 अंश का कोण बनाएंगे तो पाइथागोरस का नियम भी लग जाएगा। और अगर ये 13√2 बनेगा, ये दोनों लाइंस आपस में बराबर हैं, तो ये 13 और ये 13 हो जाएगा, अर्थात वर्ग की सारी भुजाएं 13 13 होंगी। ठीक है, ये कैसे होता है तो इसको हम लोग दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये लाइन ए है, ये लाइन ए है, और अगर हम इसको पाइथागोरस से बनाएं तो a स्क्वायर 2a अंडर रूट करते हैं तो √2a आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये 13√2 है, ये आपका a√2 है, तो अगर ये 13 है तो यहाँ से ये a हो जाएगा। तो इसकी तुलना करते हुए इनकी भुजा का मान 13 होगा। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। जिनको नहीं पता है वो लोग जरूर ध्यान से रखें। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 169 वर्ग, जो आपकी यूनिट दे रखी है। रेंज ज्ञात करें। 11, 13, 9, 17, 13, 19, 10, 11 के आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें, रेंज ज्ञात करें। पहले लोग जब कभी कपड़ा वपड़ा खरीदने जाओ दुकान में, दुकान वाला कहो भैया जीन्स दिखाओ, दुकान वाला कहता है रेंज बताओ। रेंज का मतलब तुम कितनी सस्ती से कितनी महंगी तक खरीद सकते हो, उसी हिसाब से दिखाएं। तुमको दिखाएं 10,000 की जीन्स, तुम पता चला 200 रुपए की जीन्स खरीदो। ऐसे इसमें भी होता है रेंज। रेंज का मतलब मिनिमम से मैक्सिमम। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या लिखी है, 9 लिखी है, ये आपकी मिनिमम है। ठीक है, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आपकी 19 लिखी है, तो ये आपकी मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेंज हो जाएगी वो 19 - 9 अर्थात 10 होगी। अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है। लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। वो थोड़ा सा कॉट है, ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, फिर इसके बाद प्लस का 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो बंधुओं क्या करना है अपने को, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर थीटा अगल बगल लिख लेना है, और यहां से 2 tan थीटा और कॉट थीटा का मतलब होता है 1/tan थीटा। इसको याद के ऐसे कर लेना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है, इसका मान 1 होता है। यहां से tan थीटा कैंसिल हो जाए तो इसका मान 2 होता है, इसका कुल मान 3 आ जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपए है, तो आधा किलो सब्जी का मान ज्ञात करें। तो भैया 2.5 किलो का मतलब होता है 5/2। 5/2 बराबर 120 रुपया। ठीक है, तो 1 बराबर 120/5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। और आधा किलो मान पूछा, 1/2 का मान पूछा, तो 120/5 × 2, और साथ में ये आधा किलो है तो गुणा 1/2। इस 2 से 2 कट गया, 5 से काट दिया 24, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 24। अगला प्रश्न लिखा हुआ है पुष्पा ने 2 दर्जन पेन 480 रुपए में खरीदे। 4 पेन के पैकेट के हिसाब से, मतलब एक पैकेट में 4 पेन रखेंगे, 4 पेन के पैकेट के हिसाब से 100 रुपए प्रति पैकेट बेच दिए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 2 दर्जन पेन 480 रुपए के। 2 दर्जन पेन का मतलब समझते हैं क्या होता है, तो 2 दर्जन का मतलब होता है 24 पेन। 24 पेन कितने का खरीदा, 480 रुपए का। तो 2 दर्जन अर्थात 24 पेन 480 का खरीदेंगी, तो एक पेन कितने का खरीदेंगी, तो एक पेन खरीदेंगी 480/24 अर्थात 20 रुपए का एक पेन पड़ा इनको। अच्छा, जब ये बेचने का नंबर आया तो इन्होंने 4 पेन वाला पैकेट 100 रुपए का बेच दिया। तो 4 पेन का विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है इनका। तो एक पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100/4 हो जाएगा। फाइनली उत्तर 25 रुपए, अर्थात एक पेन ये 20 का खरीदती हैं और 25 का बेचती हैं, तो इनको 5 रुपए का लाभ होता होगा, अर्थात 5/20 × 100, तो 20 × 5 100, कुल मिलाकर के इन्हें 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखिए। लिखा है राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपए तथा कृष्णा को 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपए एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिए। उसे दोनों से कुल 5,220 रुपए का ब्याज मिला, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में ज्ञात करें। ठीक है, तो 6,000 रुपए
मिले हमको 3 वर्ष के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, वो हमारा मान लेते हैं यार, ठीक है। और भैया फार्मूले में नीचे बटे 100 PRT/100। और दूसरे को मिले 8,000 रुपए, तो भैया उसको मिले हैं 8,000, हो गई 5 साल के लिए, ठीक है। और बटे 100, ठीक। हमारा जो कुल साधारण ब्याज दिया है, कुल साधारण ब्याज कितना दिया गया है, तो कुल साधारण ब्याज दिया है 5,220। इसको बड़े प्रेम से हल करिए। ये 2 जीरो इधर कट गए, ये 2 जीरो इधर कट गए। ये हो जाएगा 180R, ये हो जाएगा 400R, ठीक है। और टोटल हो गया 5,220। जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 580R इज इक्वल टू 5,220। जीरो से जीरो कट गया, R बराबर 5,522 बटे 58। 2 से काट लिया, 2 दूनी 4, 2 चंग 12, 2 एक कम 2 से काट लेंगे तो 29। अब देखो 9 9 जो 81 होता है, तो 29 से 261 काट लेंगे, ये 9 टाइम जाएगा, उत्तर आएगा 9%, ठीक है। इसमें ए का मान ज्ञात करना है। आराम से हल करिए। देखिए क्रॉस सेक्शनल एंगल होता है 75, अगर ये 75 है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एंगल अर्थात शीर्षाभिमुख कोण भी 75 डिग्री होगा। और इसी तरीके से इसका क्रॉस सेक्शनल एंगल 40 है, तो ये भी कितना होगा, 40 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एक प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है, टोटल कितना होता है 180, 75 और 40 कितना हो जाएगा, तो जोड़ो जरा 75 40, तो 115 हो जाएगा, ठीक है। 180 से 115 आप घटा लीजिए तो उत्तर आ जाएगा आपका 65। तो ये वाला कोण हो जाएगा 65। अब आपको मालूम है एक लाइन पर बना कोण कितना होता है, तो एक लाइन पर बना कोण होता है 180 डिग्री। तो a + 65 बराबर 180। तो यहाँ a का मान हो जाएगा 180 - 65, तो a का मान हो जाएगा 115 डिग्री, ठीक है। तो a का मान कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। क्लियर। 160 में इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें। कुछ खिलाड़ी टेनिस वाले कैसे बने हैं, तो त्रिभुज में। हॉकी वाले कैसे बने हैं, तो आयत में। और शतरंज वाले कैसे बने हैं, तो वृत्त में। हमारा प्रश्न है कि हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है। तो जरा हम एक बार हॉकी और शतरंज के खिलाड़ियों को हम जोड़ लें और हिसाब बना लें कि हॉकी के कितने बनते हैं, शतरंज के कितने बनते हैं, ठीक है। तो हॉकी के खिलाड़ी जरा देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हॉकी वाले इस इलाके में सबसे पहले 5, फिर 2, फिर 3, फिर 10, फिर आपका 15, फिर आपका 20। तो ये आपके बनते हैं कुल मिलाकर के 55 खिलाड़ी। और शतरंज में ये सारे जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, ये सब जोड़ लेते हैं यहाँ से। तो जब इनको सब इस तरीके से जोड़ते हैं तो ये टोटल 90 खिलाड़ी बनते हैं। और इनका जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, 55:90। सिंप्लीफाई करेंगे तो 11:18, ठीक है। तो इसको एक तरीके से आप लिख भी सकते हैं 11/18 या 11:18, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो टेनिस के खिलाड़ी हैं लेकिन हॉकी के ना हो, तो टेनिस के खिलाड़ी हॉकी में ना आए तो सबसे पहले शतरंज में आ सकते हैं लेकिन हॉकी में ना आए, तो 5 और 11 16। फिर हॉकी में ना आए 16 के बाद टेनिस के ये 14, तो 16 और 14 कितना हो गया, 30। 30 और 5 35, तो इसका उत्तर हो गया 35। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।